हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर बिलाल गबोल बलोच। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लास्ट टॉपिक क्रोमेटोग्राफी पढ़ने लगे हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट अबाउट बोर्ड पेपर्स एज वेल एज ई कैट, यूनिटी टेस्ट, एनईटी एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। वर्ड क्रोमेटोस से डिराइव किया गया है। क्रोमेटोस को कुछ बुक्स में CH से भी लिखा हुआ है और क्रोमेटोस को कुछ बुक्स में KH से भी लिखा हुआ है। एनीवे, क्रोमेटोस मीन कलर राइटिंग। सो कलर राइटिंग इनिशियली इसका जो है नेम उधर से डिराइव हुआ। क्रोमेटोग्राफी में स्टूडेंट्स हमने करना क्या होता है, करना ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, वो इंक्स हैं, सपोज पेंट्स के पिगमेंट हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, प्लांट्स में मौजूद क्लोरोफिल है, उसके पिगमेंट्स हैं, उनको हमने सेपरेट करना है। पिगमेंट्स की नेचर होती है, कुछ पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक ब्लैक और एक रेड है। सपोज ब्लैक पोलर है और रेड नॉन पोलर, तो हम इनको अप्लाई करेंगे किसी सरफेस के ऊपर और उसके बाद इसके ऊपर से मोबाइल फेज जो है वो हम ट्रेवल कराएंगे। अब मोबाइल फेज की नेचर से अगर रेड कंपोनेंट मैच कर गया तो रेड कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ ट्रेवल कर जाएगा और ये जो कंपोनेंट है ये वहीं पड़ा रहेगा स्टेशनरी फेज पे। इस तरह ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन इसकी ये है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल के सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। स्टूडेंट, मिक्सचर में कंपोनेंट फिजिकली मिक्स हुए पड़े होते हैं, उनको हमने सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करना है? टू फेजेस के थ्रू। मोबाइल फेज याद रख लें स्टूडेंट्स, मोबाइल फेज इज ऑलवेज लिक्विड और गैस। मोबाइल फेज कुड नॉट बी प्रेजेंट इन विच स्टेट? in solid state. Similarly, stationary phase is a solid or liquid. If stationary phase is solid, well and good. But if stationary phase is liquid, तो we must use a support material, क्योंकि जो स्टेशनरी फेज है उसकी हमने लेयर बनानी है और उसी के ऊपर से फ्लो करना है। मोबाइल फेज ने अब लिक्विड की लेयर बन नहीं सकती, इसलिए सपोर्ट मटेरियल की इनर्ट सरफेस के ऊपर हम इसे अटैच करवाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेशन इसकी हम लिख सकते हैं कि मोबाइल फेज की, दैट फेज विच फ्लोज ओवर स्टेशनरी फेज एंड मे बी प्रेजेंट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट इज नोन एज मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज, दैट फेज which is usually solid or liquid over which mobile phase flows। वर्डिंग स्टूडेंट्स डिफरेंट है इन दोनों की। आप लोगों ने स्लो करके वॉइस को स्पीड कम करके सुन लेना है, नोट कर लेना है डेफिनेशंस। स्टूडेंट्स, इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि ये जो टू कंपोनेंट्स हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट हैज ग्रेटर अफिनिटी और अटैचमेंट और लव विद कौन सी फेज? फॉर एग्जांपल मोबाइल फेज, while other has greater affinity or love with which phase? Stationary phase। तो that is how they can be separated। यहां पर मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन कौन सी टेक्निक्स में यूज होता है। सो वो मैं अब आपको आंसर कर रहा हूं। एक तो यूज होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में और दूसरा यूज होता है ये कौन सी टेक्निक में? क्रोमैटोग्राफी में। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट K इज द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। सपोज स्टूडेंट्स, ये ब्लैक कंपोनेंट है और ये जो ब्लैक कंपोनेंट है सपोज ये मोर सॉल्युबल है मोबाइल फेज में, तो मोबाइल फेज में मोर सॉल्युबल, तो इसकी कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ग्रेटर होगी और स्टेशनरी फेज में लोअर। नीचे वाली वैल्यू स्मॉल और ऊपर वाली वैल्यू लार्ज ब्लैक कंपोनेंट के लिए, तो ओवरऑल आंसर लार्ज आएगा। किसका? K का। जब ओवरऑल आंसर K का लार्ज आएगा तो ऐसा कंपोनेंट डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, तो दैट विल टेंड टू रिमेन इन विच फेज? मोबाइल फेज। सो लार्ज वैल्यू ऑफ K indicates large distance and that component will remain efficient in which phase? Mobile phase, and remain inefficient in which phase? Stationary phase। Similarly, vice versa, concentration of component in mobile phase अगर less हो और stationary phase में greater, ऐसे कंपोनेंट की स्टूडेंट्स K की वैल्यू स्मॉल होती है
और ऐसा कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में एग्जिस्ट करता है और स्टेशनरी फेज के साथ अटैच होता है, डिस्टेंस कवर नहीं करता, मोबाइल फेज उसके ऊपर से क्या कर जाती है, फ्लो। क्रोमेटोग्राफी की टू टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट of stationary phase. Stationary phase may be solid or liquid. If stationary phase is liquid, type of chromatography is known as partition chromatography. Example है इसकी paper chromatography. If stationary phase is solid, that type of chromatography is known as column अपना partition stationary phase is solid. That is known as adsorption chromatography. And that example of partition adsorption chromatography is column chromatography. Clear कर लें, partition chromatography, stationary phase liquid, example paper chromatography. In adsorption chromatography, stationary phase is solid, example column chromatography. Now we are going to discuss paper chromatography. बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के पेपर के बाद जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 5 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जबकि बोर्ड के पेपर में तो ये शॉर्ट इसमें से बनेंगे, बट प्रैक्टिकल में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल सही तरीके से नहीं कराए जाते, तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी साथ समझाऊंगा। तवज्जो से बैठना है, आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब जब पार्टीशन है तो रिकॉल करें स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया है कि उसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होनी चाहिए, तो डेफिनेटली स्टेशनरी फेज लिक्विड है और वो है वाटर। बट वाटर को पेपर के ऊपर हमने एब्जॉर्ब करवा रखा होता है, इस तरह का पेपर होता है वॉटमैन पेपर नंबर 1। ये तो वैसे मैंने एक रजिस्टर से पेज जो है वो फाड़ा है। बहरहाल एक पेपर के ऊपर मॉइस्चर होती है, तो वो हमारे पास जो मॉइस्चर है वो आपके पास स्टेशनरी फेज के तौर पर काम करती है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नोट कर लें, ये जरूर नोट करें स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज पेपर नहीं होता। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, उसमें स्टेशनरी फेज पेपर नहीं बल्कि स्टेशनरी फेज पेपर के ऊपर अटैच्ड जो H2O है एडजॉर्ब, वो होती है स्टेशनरी फेज। तो पेपर क्या है, तो स्टूडेंट देखें आपको बताया जा चुका है कि पेपर यहां स्पोर्ट मटेरियल के तौर पर काम करेगा। नो व्हाट इज मोबाइल फेज? मोबाइल फेज आर second name of mobile phase is eluent, so hence eluent or mobile phase is usually an organic liquid. टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स जो हैं वो अब आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम इस बेस पर बता रहे हैं कि मोबाइल फेज की ट्रैवलिंग की बेस पर। मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन की वजह से नीचे से ऊपर भी ट्रैवल कर सकती है, नीचे से ऊपर ट्रैवल करेगी असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, ऊपर से नीचे ट्रैवल करेगी डिसेंडिंग, और अगर सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे तो रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। जल्दी से हम लोग इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पेपर का बंडल होता है, उस बंडल में से 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप का आपने पेपर कट करना है, वॉटमैन पेपर नंबर 1। वैसे इस पेपर की लेंथ क्या होनी चाहिए, ये तो मैं पंजाब की बुक पीटीबी की बुक फॉलो कर रहा हूं, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए वो डिपेंड करता है सैंपल के अंदर कंपोनेंट कितने हैं, 2 कंपोनेंट हैं, 3। एनीवे आपने पेपर कट किया 20 सेंटीमीटर का। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा काम आपने क्या करना होता है, आपने एक नीचे 1 to 2 सेंटीमीटर इसके किसी एक एंड पे 1 to 2 सेंटीमीटर अबव आपने एक जो है वो लाइन लगानी है स्टूडेंट्स, इसके किसी बॉटम पे ऐसे किसी एक एंड पे ये आपने लाइन लगाई। इस लाइन के डिफरेंट नेम्स हैं, इसको थिन पेंसिल लाइन बोला जाता है, या इसे सैंपल लाइन बोला जाता है, या बेस लाइन, या रेफरेंस लाइन, या इसे बॉटम लाइन बोलते हैं। तो वो हमने अप्लाई किया। अब स्टूडेंट सपोज मेरे पास इंक्स का मिक्सचर है, एक इंक ए है और एक इंक बी है, तो एक आपके पास जो है वो 3 चाइना डिशेस होनी चाहिए। कंपोनेंट 2 है तो चाइना डिशेस आपके पास होनी चाहिए 3 में से एक में तो हम यही सैंपल रखेंगे, और एक चाइना डिश में हम लोग प्योर ए रखेंगे, और एक चाइना डिश में हम लोग प्योर बी रखेंगे। सो टोटल कितनी चीजें हमने रखनी है, हमारे पास चाइना डिशेस होंगी 3, लिक्विड की फॉर्म में इंक्स हैं, हर चाइना डिश में अलग अलग हमने कैपिलरी ट्यूब रखी हुई है। तो स्टूडेंट आप यहां पर भी ऐसे फिर प्रॉपर डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे 3 आपने डॉट लगाने हैं। सारा काम पेंसिल के साथ करना है, पेंसिल के साथ, पेन के साथ या इंक के साथ नहीं करना, अदरवाइज वो इंक भी आपके एक्सपेरिमेंट में इंटरप्ट आपको करेगी। एनीवे अब आपने क्या करना है, इस पेज के ऊपर एक आपने जगह पे यहां पर एस लिखना है, एक पे ए लिखना है और एक पे आपने बी लिखा। देखें
ये एक पे स्टूडेंट्स आपने सैंपल लिखा, एक पे ए और एक पे बी। अब आपने कैपिलरी ट्यूब उठानी है सैंपल वाली चैनल डिश से, तो ड्रॉप सैंपल पे डालना है, वो कैपिलरी ट्यूब वापस रख देनी है। एक कैपिलरी ट्यूब से सारे सैंपल आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने दूसरी चैनल डिश से जिसमें कंपोनेंट ए है, सपोज ये रेड इंक है, तो वो रेड का ड्रॉप डालेंगे, उसको वापस रखेंगे, फिर आपने बी वाले से उठाना है। इस तरीके से हमने सैंपल अप्लाई किया। उसके बाद हमने इसको हैंग करना होता है क्रोमेटोग्राफिक टैंक में। स्टूडेंट, क्रोमेटोग्राफिक टैंक में मोबाइल फेज होती है। मोबाइल फेज जो है आपने डालकर, सॉल्वेंट डाल के पहले ढक्कन, क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है ग्लास का बना हुआ, उस टैंक का ढक्कन बंद करेंगे सो दैट एयर होमोजेनाइज हो। जब एयर होमोजेनाइज हो तो आपने इसे डिप करना है, 5 to 6 मिलीमीटर तक डिप करना है मोबाइल फेज के अंदर। नीचे से मोबाइल फेज ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। जैसे मोबाइल फेज नीचे से ऊपर ट्रेवल करेगी आपको नजर आ जाएगा कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर जा रही होगी। जब 75% तक पेपर का पार्ट कवर हो जाए, यानी 3/4 टाइम लगता है थोड़ा सा कवर हो जाए, पेपर रिमूव करेंगे। सपोज आपके पास जो मोबाइल फेज है वो यहां तक वो कवर कर चुकी है, तो सबसे पहले आपने लेड पेंसिल से मोबाइल फेज जो कवर कर चुकी है वो आपने यहाँ पॉइंट जो है मार्क करना है। अब वो पॉइंट जब आप मार्क करेंगे वो सॉल्वेंट फ्रंट कहलाएगा। अब याद रख लें, जिस कंपोनेंट की जो अटैचमेंट है वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा थी, तो जैसे जैसे मोबाइल फेज ऊपर जाएगा, ये मोबाइल फेज जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वो कंपोनेंट भी उसके साथ ट्रेवल कर जाएगा। सपोज ये रेड कंपोनेंट था और ये ए में भी रेड था, तो सैंपल का रेड और प्योर ए का रेड आमने सामने आ जाएंगे। और सपोज दूसरा इसमें ब्लैक था, तो सैंपल का ब्लैक और प्योर ब्लैक आमने सामने। इस तरीके से स्केल से यहां से लेकर ये यहां तक हमने जो है डिस्टेंस मेजर करना है। और ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेज फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। अब किसी भी कंपोनेंट की अगर आप मेजर करना चाहते हैं, उसकी आरएफ वैल्यू, एक आरएफ वैल्यू एक यूनिट है या एक टर्म है जो यूज होती है, रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू। इसकी बेस पर कंपोनेंट को पहचाना जाता है। देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये वाला आपके पास जो है वो रेड कंपोनेंट है ये, तो आपने पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेज, तो वो फिक्स है, वो हमेशा ग्रेटर होगा। नीचे पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर हो सपोज, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रेड कंपोनेंट सपोज 8 है, तो वो आप ऊपर पुट करेंगे, तो इस तरह रेड कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू आ जाएगी। अब ये प्योर रेड की जो आरएफ वैल्यू है वो सैंपल के रेड की आरएफ वैल्यू से बिल्कुल सेम होगी, मैच करेगी। और आरएफ वैल्यू ऊपर सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसल आउट। आरएफ वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होते। अगली बात यह है कि जो आरएफ वैल्यू है किसी भी कंपोनेंट की, दैट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ये तो तब होगा जब आपके पास कंपोनेंट जो है उसका कलर होता है। अब बाजू का ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि मोबाइल फेज तो ऊपर ट्रेवल कर जाती है बट कंपोनेंट आपको नजर नहीं आते, वो इनविजिबल रहते हैं। तो इस तरह के जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे पेंट्स के पिगमेंट हैं, लेड है, कैडमियम है, ये नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे केस में आपको ये जो पेपर आपने निकाला है, इस पेपर के ऊपर किसी केमिकल का स्प्रे करना पड़ेगा, या इसको आप सनलाइट में रखेंगे ताकि कलर जो है इसका अपेयर हो। एनीवे, ज्यादातर केसेस में केमिकल का स्प्रे किया जाता है। अब सपोज अमाइनो एसिड्स थे, उसके लिए जो लुकेटिंग रिएजेंट है या स्प्रेइंग एजेंट वो निनहाइड्रिन आप स्प्रे करेंगे, जिस स्पॉट पे, जिस पॉइंट पे अमाइनो एसिड होगा वहां ब्लू कलर का स्पॉट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हैवी मेटल्स हैं, कॉपर या निकल, उनको सेपरेट कर रहे हैं, उनके केटाइन या केटाइन को सेपरेट कर रहे हैं, तो रोबियानिक एसिड का स्प्रे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर पेंट्स के पिगमेंट हैं, फॉर एग्जांपल लेड और कैडमियम के कंपोनेंट हैं, तो उसके लिए H2S यूज होता है, थोड़ा सा HCl भी डाला जाता है, बट H2S का स्प्रे करेंगे, जिस पॉइंट पे लेड होगा ब्लैक कलर हो जाएगा क्योंकि वहां लेड सल्फाइड बन जाएगा, और जिस पॉइंट पे कैडमियम होगा वहां येलो कलर क्योंकि वहां कैडमियम सल्फाइड। तो इस तरह हम लोग इनविजिबल स्पॉट्स को विजिबल भी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने स्पीड में जो है ये चीजें क्लियर कराई, और आप लोग बेशक इसको स्लो करके सुन सकते हैं। अगेन, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियोस को लाइक करें और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। आखिरी बात आपको बताने लगे हैं, क्रोमेटोग्राफी के यूजेस एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों में यूज होते हैं। 2019 के बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं इसके यूजेस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। फॉरेंसिक टेस्ट में यूज होते हैं, प्योरिफिकेशन में यूज होते हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन, सेपरेशन में यूज होते हैं। चैप्टर इख्तिताम को पहुंचा, 2 में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।